गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का पार्ट पढ़ रहे थे अपन, यानी भारत के अंदर तुर्कों का आगमन। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर कल या पिछले वीडियो के अंदर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने इल्तुतमिश के बारे में कुछ बातें पढ़ ली थी। इल्तुतमिश की एक दो बातें और है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि एक इतिहासकार है V.A. शिम्थ। देखिए, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, उसमें दिक्कत कहाँ आती है कि दिक्कत ये आती है कि सबसे पहले तो इसमें एक डेट की समस्या आती है कि डेट ज़्यादातर बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, सबके सामने डेट वाली समस्या आती है। लेकिन इसको अपन अगर वर्टिकल टाइप से पढ़ते हैं, इसको घटनाओं के साथ अटैच कर लेते हैं। जैसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, फिर भारतीय हिस्ट्री पढ़ी, फिर राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी या अन्य कोई भी हिस्ट्री, तो वो सारी की सारी घटनाएं अपने साथ अटैच है, और उन्हीं घटनाओं के हिसाब से अगर अपन पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती है। तो दूसरी जो समस्या आती है वो आती है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अक्सर उसमें कमेंट पूछे जाते हैं कि ये बात किसने कही, ये बात किसने कही। आपको 4 कमेंट दे देगा, उनके सामने 4 इतिहासकारों के नाम दे देगा, तो वो आपको बताने होते हैं, तब दिक्कत आती है। तो इतिहासकार जो V.A. शिम्थ ये कहता है कि इल्तुतमिश जो था, इसकी न्याय व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था थी। यानी V.A. शिम्थ क्या कहता है कि इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था विश्व की सबसे अच्छे सुल्तानों की जो न्याय व्यवस्था थी उसके समान थी। यानी इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी मानी गई है। दूसरा, इसके बारे में एक बात और है कि इसने चांदी का सिक्का चलाया था जिसे बोलते हैं टका, और एक इसने तांबे का सिक्का चलाया था जिसे बोलते हैं जित्तल। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने टका चलाया, जित्तल चलाया, या जित्तल कौन सी धातु का बना हुआ था, टका कौन सी धातु का बना हुआ था। तीसरी, इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने एक बार अपना ग्वालियर अभियान छड़ा था। उस ग्वालियर अभियान के अंतर्गत इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी रजिया सुल्तान को अपना क्या कर दिया था, रजिया सुल्तान इसकी पुत्री थी जो बहुत बहादुर थी, उसको अपना क्या कर दिया था, ये उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब क्योंकि इल्तुतमिश जो था, इसका जो पुत्र था वो भोगविलासी था, और इसने क्या किया कि अपने पुत्र की बजाय इसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। इसका एक पुत्र था नसरुद्दीन। देखिए, नसीरुद्दीन, इसका एक पुत्र था नसीरुद्दीन, और नसीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात इसने इसकी कब्र के ऊपर एक मकबरा बनवाया था। देखने वाली बात है, इधर देखिए, एक मकबरा बनवाया जो दिल्ली सल्तनत में बनने वाला क्या था, प्रथम मकबरा था। देखिए, मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री जो है वो चेंजिंग लेके आती है, परिवर्तन लेके आती है। क्योंकि इससे पहले क्या बनते थे, समाधियाँ बनती थी, स्तूप बनते थे, चैत्य बनते थे, या जब राजा की या राजा के पुत्रों की जब मृत्यु होती थी तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी समाधियाँ बनती थी। अब क्या हो गया, चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। अब क्या बनने लग गए, मकबरे बनने लग गए। और पहला मकबरा किसका है, नसीरुद्दीन का, जो किसका पुत्र है, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का पुत्र नसीरुद्दीन, उसके ऊपर मकबरा बनाया गया जो दिल्ली सल्तनत के अंदर या भारत के अंदर बनने वाला क्या है, प्रथम मकबरा है। क्या है, प्रथम मकबरा। इसके बाद तीसरा जो दिल्ली सल्तनत का शासक आता है वो आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, देखिए, रजिया सुल्तान से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, क्योंकि रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम क्या है, महिला शासिका।
आप लोगों को मैं बात बता देता हूँ कि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका। अब मैं इसको अगर दबाव से बोल रहा हूँ तो आप लोग ये जानिए कि उस जमाने के अंदर महिला को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। यानी दिल्ली सल्तनत यानी मुसलमान, और मुसलमानों के तो उस जमाने में अनेकों प्रकार की प्रथाएं होती थी, बुर्का प्रथा, पर्दा प्रथा, हरम प्रभाव, पेटीकोट, यानी अनेकों प्रकार के ऐसे प्रभाव होते थे कि लड़की को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। जबकि ये क्या बनेगी, शासिका बनेगी, शासिका बनेगी। तो आप ये समझ सकते हो कि इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की क्या थी, प्रथम महिला शासिका थी। और बताते हैं कि रजिया जो थी, इसके मैं फैक्ट्स आपको लिख देता हूँ सारे यहाँ पर। रजिया जो थी ये रेड कलर के कपड़े पहन के, यानी लाल रंग के कपड़े पहनकर इल्तुतमिश के दरबार में जाती है और कहती है कि मुझे मेरे पिता ने दिल्ली सल्तनत की शासिका नियुक्त किया है और मैं क्या करूँगी, यहाँ पर शासन करूँगी। लेकिन उस जमाने के अंदर जो रूढ़िवादी मुसलमान थे, यानी जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो मुसलमान थे, उनको ये चीज़ गवार लगी, उनको ये चीज़ रास नहीं आई। क्योंकि रजिया क्या करती थी, हमेशा पुरुषों वाली पोशाक पहनती थी, लोगों से बात करती थी, दरबार में आना जाना, लोगों से बात करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो उल्मा वर्ग के लोग थे उनको रास नहीं आई। उन्होंने इसे चरित्र विहीन महिला करार दिया। और आगे क्या होगा, ये ही रूढ़िवादी अमीर जो सरदार है, जो मुसलमान है, वो इसका विरोध करना शुरू कर देंगे और अंत में जाकर रजिया का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका अगर अपन फैक्ट्स पढ़ते हैं कि रजिया जो सुल्तान थी, इसका जलालुद्दीन याकूत के प्रति, जलालुद्दीन याकूत के प्रति इसका विशेष स्नेह था, विशेष स्नेह था। यानी जलालुद्दीन याकूत जो था ये एक अबसीनियाई व्यक्ति था, अबसीनियाई व्यक्ति, और इसका रजिया के प्रति विशेष स्नेह, जो कि अमीर सरदारों को ये बात अच्छी नहीं लगी। जबकि रजिया ने इसको अमीर ए आखुर, यानी एक पद हुआ करता था अमीर ए आखुर, जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर, यानी ये अश्वशाला का प्रधान होता है, उस पद पे नियुक्त कर दिया। यानी जो मुस्लिम उलमा थे, जो मुस्लिम सरदार थे, उनका हस्तक्षेप न रखने की बजाय इसने अपने विश्वसनीय व्यक्ति जलालुद्दीन याकूत को क्या कर दिया, अश्वशाला का क्या बना दिया, प्रधान बना दिया। उसके बाद इसका एक व्यक्ति और था अल-तुनतुनिया, अल-तुनतुनिया को इसने क्या बना दिया, बठिंडा का गवर्नर बना दिया। अल-तुनतुनिया को क्या बना दिया, बठिंडा का गवर्नर बना दिया। अल-तुनतुनिया वो व्यक्ति है जिसकी रजिया के साथ क्या होगी, आगे शादी होगी। इस प्रकार करने से जो सरदार थे, जो मुसलमान थे, वो इसके लगातार क्या हो रहे थे, विरोधी हो रहे थे। और अंत में जाकर अल-तुनतुनिया की इसके साथ शादी होगी और 1240 में हरियाणा के अंदर एक जगह है कैथल के निकट ये शत्रुओं का विद्रोह कर रही थी, तो वहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर एक इतिहासकार है एल्फिस्टन, देखिए इतिहासकार एल्फिस्टन कहता है, देखिए कमेंट बहुत अच्छा है। इतिहासकार एल्फिस्टन कहता है कि अगर रजिया महिला न होती तो यह भारत के महान शासकों में गिनी जाती। देखिए एल्फिस्टन क्या कहता है कि यदि रजिया महिला न होती तो दिल्ली के या भारत के महान शासकों में इसका क्या आता, नाम आता। ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन है,
एल्फिस्टन। कौन है? एल्फिस्टन। अब इसके बाद जो शासक बनेगा उस व्यक्ति का नाम है बलबन। क्या नाम है? बलबन। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका। देखिए आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था ये कभी किसी जमाने में कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनने वाली कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा बलबन। क्या बनेगा? कौन बनेगा? बलबन। देखिए अपन पढ़ते हैं बलबन के बारे में। बलबन के बारे में मैं इसके फैक्ट्स लिख देता हूँ, इसके साथ साथ आपको समझा भी दूंगा। नंबर 1, सबसे पहले ये इसका अगर वंश पूछे तो ये इल्बरी वंश से था। यानी बलबन कौन से वंश से था? इल्बरी वंश से। नंबर 2, इसका मूल नाम जो था वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन यानी ये इल्बरी वंश से था और इसका मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बताते हैं कि बलबन ने 5 सुल्तानों के साथ काम किया था। बलबन ने 5 सुल्तानों के साथ काम किया था। बलबन ने 5 सुल्तानों के साथ काम किया था। काम किया था। नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं तो बलबन जो था इसने तलवार व विष की नीति अपनाई। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। बलबन ने तलवार व विष की नीति। तलवार व विष की नीति का अर्थ होता है कि इसने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अपने दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र है वो पूरे भारत में स्थापित करने के लिए निर्दयता की क्या कर दी थी? हदें पार कर दी थी। इसने अपने दरबार के अंदर सिजदा व पायबेस जैसी प्रथाएं लागू की। देखिए क्या होता है, बलबन जो था वो एक कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान की बजाय होने के कारण इसने क्या किया? सिजदा व पायबेस जो प्रथा हुआ करती थी उसको लागू कर दिया। ये क्या होता है सिजदा? कि जब भी कोई साधारण व्यक्ति होगा या दरबार में जब सुल्तान निकलेगा, जब दरबार से सुल्तान निकलेगा तो संबंधित सामने वाला व्यक्ति है वो झुककर इस प्रकार से इसको नमन करेगा। पहले सिजदा बोला जाता है झुकना, यानी जब सुल्तान आता है तो उसको झुककर प्रणाम करो। और पायबेस का अर्थ होता है फिर घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के पैर को चूमना। ये प्रथा इसने क्या कर दी? लागू कर दी। नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो दरबार के अंदर, यानी इससे पहले वाले जो सुल्तान थे, अगर आपको पता होगा कि रजिया की मृत्यु होती है। अब रजिया की मृत्यु होगी, कैथल के निकट वो विद्रोह करेगी, जो अल्तुनतुनिया है वो इसकी क्या कर देगा? हत्या कर देगा। जो विरोधी सरदार थे उन्होंने इसकी रजिया की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत क्या हो रही थी? लड़खड़ा रही थी। इसी लड़खड़ाती हुई दिल्ली सल्तनत को पैर देने का, जो पैर लगाने का जो कार्य करता है, जो गति देने का जो कार्य करता है, वो कौन करता है? बलबन करता है। क्योंकि धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक तो ठीक थी, उसके बाद रजिया के समय दिल्ली सल्तनत थोड़ी लड़खड़ाई और उसको संभालने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बलबन। क्या नाम है? बलबन। तो इसने क्या किया? दरबार के अंदर बेवजह बात, यानी दरबार के अंदर जैसे कोई व्यक्ति आया तो वो कोई हंसी टिटोली कर रहा है, बेवजह बात कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगा दी? रोक लगा दी। दरबार में हंसी टिटोली पर रोक लगाने वाला, और दरबारियों के लिए पोशाक लागू कर दी। दरबारियों के लिए क्या कर दी? पोशाक लागू कर दी। यानी अब कोई दरबार में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको पोशाक पहनने क्या होगी? अनिवार्य होगी। क्या होगी? अनिवार्य होगी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने आक्रमण किया था। उसी प्रकार अगले लेवल पे बलबन के समय तैमूर ने भारत के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। और तैमूर ने जब बलबन के ऊपर आक्रमण किया तो इस समय इसके पुत्र शहजादा मोहम्मद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शहजादा मोहम्मद की जब मृत्यु होती है तो बलबन बताते हैं कि घुट घुट कर रोता था अपने पुत्र के वियोग में।
ये प्रश्न नेट के अंदर पूछा गया था कि सबसे पहले शहीद की उपाधि पाने वाला व्यक्ति कौन था। तो शहीद की उपाधि पाने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति था शहजादा मोहम्मद, यानी बलबन ने इसको किसकी उपाधि दी, शहीद की उपाधि दी। और वर्तमान के अंदर जब भी कोई देश हित में अपने प्राण त्यागता है तो उसे भारतीय सरकार शहीद का दर्जा देती है। ये प्रथा वहीं से चली आ रही है, यानी तैमूर ने इसके ऊपर आक्रमण किया। आपको शायद पता होगा कि करीना कपूर के जब लड़का हुआ था तो उसने उसका नाम तैमूर रखा। तो कुछ दिन सोशल मीडिया पर इसका आपको पता होगा कि इस प्रकार से कमेंट लगाए गए थे कि आपने इसका नाम तैमूर क्यों रखा, वो क्यों रखा। ये वही तैमूर है जिसने भारत के ऊपर बताते हैं कि बहुत बार आक्रमण किए, भारतीय संपदा को लूटा, भारतीय लोगों को मारा। किसके समय, बलबन के समय। किसके समय, बलबन के समय। अब क्या हुआ बताते हैं कि बंगाल का शासक था तुर्गिल खां। बंगाल के शासक तुर्गिल खां, यानी बंगाल का शासक था तुर्गिल खां के ऊपर इसने अटैक किया। यानी बंगाल के शासक तुर्गिल खां पर अटैक करता है बलबन। और बताते हैं कि यहाँ पर यानी तुर्गिल खां पर जब इसने अटैक किया तो इसने निर्दयता की क्या कर दी, हदें पार कर दी। यानी यहाँ पर इसने कत्ले आम शुरू करवा दिया। तुर्गिल खां बंगाल का शासक था, यहाँ पर ही आक्रमण करता है और यहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित करके यहाँ पर एक प्रकार से अपना आधिपत्य स्थापित करता है। बताते हैं कि लोह व रक्त की नीति, यानी बलबन की लोह व रक्त की नीति के साक्षात परिणाम हमें यहाँ पर बंगाल में देखने को मिलते हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि बलबन ने अपने लोह व रक्त की नीति का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस पर किया या कहाँ पर किया। तो किस पर किया, तुर्गिल खां, जो कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था। कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था। आगे नंबर इसका फैक्ट पढ़ते हैं। तो एक फारसी त्यौहार होता है नौरोज, फारसी त्यौहार नौरोज, फारसी त्यौहार नौरोज को इसने बनाना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था, फारसी त्यौहार नौरोज को इसने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही मतलब निर्दयता वाला शासक था। ये दिल्ली सल्तनत का बहुत प्रचार प्रसार करना चाहता था। क्या करना चाहता था, प्रचार प्रसार करना चाहता था। और मुख्य एक बात और बता देता हूँ आपको कि आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि चालीसा दल का गठन किया था। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश ने क्या किया था, चालीसा दल का गठन किया था। ये चालीसा दल का अर्थ होता है शक्ति। चालीसा का अर्थ क्या होता है, शक्ति, न कि संख्या। तो चालीसा दल को भी इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब एग्जाम में 2 क्वेश्चन, चालीसा दल बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या, बनाने वाला या इसका संगठनकर्ता कौन, इल्तुतमिश, जबकि इसको समाप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, क्या नाम है, बलबन। यानी चालीसा दल को भी ये क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और यहाँ पर चालीसा दल को समाप्त करने पर ही इसकी क्या हो जाती है, 1287 में मृत्यु हो जाती है। अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा खिलजी वंश। कौन सा आएगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंदर अपन जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के बारे में अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर कोई आपको समस्या हो तो मुझे आप बता सकते हैं। धन्यवाद।